सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। आप लोग भी पठन सामग्री के सहित हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को रोकना है, पठन सामग्री लेकर आना है और फिर अध्ययन में शामिल होना है। आज हम हिंदी अध्ययन के अंतर्गत पाठ 3 समास नामक पाठ के पुनरावृत्ति, पठन पाठन और अभ्यास कार्य को करेंगे। समास के विषय में आज के अध्ययन में पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले पुनरावृत्ति करते हैं। पिछली पाठ्य योजना में हमने पाठांक पृष्ठ संख्या 21 को पढ़ा था। आज हम उसी पाठांक पृष्ठ संख्या का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान दें, यहां एक वाक्य दिया गया है, राजा के पुत्र ने हिम का आलय देखा। राजा के पुत्र ने हिम का आलय देखा। इसके बाद दूसरा वाक्य दिया है, राजपुत्र ने हिमालय देखा। तो इन दोनों वाक्यों से आपको समझना है कि राजा के पुत्र, इन शब्दों का एक शब्द बना राजपुत्र, और हिम का आलय, इन शब्दों का भी एक शब्द बना हिमालय। यहां पर कुछ शब्दों को हटा दिया गया। जैसे राजा के पुत्र में राजपुत्र लिखा गया, के हटा दिया गया। हिम का आलय, इसमें हिमालय लिखा गया, का हटा दिया गया। तो यहां पर के और का को हटाया गया, यानी जो अनेक शब्द थे, अधिक शब्द थे, उनको हमने हटा दिया। के और का को जब व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कारक चिन्ह है, विभक्तियां हैं। तो इन विभक्तियों को लोप करके, इन विभक्तियों को हटा करके ये नया शब्द बना है, राजा के पुत्र राजपुत्र और हिम का आलय हिमालय। तो ठीक है। अगला, 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा ने 10 मुख वाले रावण को आशीर्वाद दिया। दूसरा वाक्य है, 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा ने 10 मुख वाले रावण को आशीर्वाद दिया। यहां पर दूसरा वाक्य दिया है, चतुर्भुज ब्रह्मा ने दशानन रावण को आशीर्वाद दिया। यानी जो पहले वाक्य में था 4 भुजाओं वाले, वो संक्षिप्त होकर शब्द बन गया चतुर्भुज, और जो 10 मुख वाले था शब्द समूह, वह संक्षिप्त होकर बन गया दशानन। तो इस प्रकार यहां पर भी शब्दों का संक्षिप्तीकरण हुआ। 4 भुजाओं वाले से चतुर्भुज, 10 मुख वाले से दशानन। तो यही जो संक्षिप्तीकरण हो रहा है, या इसके पहले आपने देखा था कि यहां पर विभक्तियों का लोप हुआ था, यही प्रक्रिया, यही क्रिया समास कहलाती है। समास
जिस प्रक्रिया से समस्त पद बनाया जाता है। तो सबसे पहले समास किसे कहते हैं? तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। विद्यार्थियों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, संधि और समास में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो समास कहलाता है। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उदाहरण, गज के समान आनन वाले। आनन मीन्स होता है मुख, समान मीन्स होता है बराबर, और गज मीन्स होता है हाथी। गज के समान आनन वाले यानी गजानन। ठीक है, अनेक शब्द थे, उनमें से बहुत सारे शब्दों को हटा करके कुछ शब्दों को जोड़ दिया गया और शब्द बना गजानन। तो गज के समान आनन वाले और शब्द बना गजानन। तो इतने ढेर सारे शब्द थे और ये इधर जब इनमें विकार हुआ तो ये केवल गजानन एक शब्द रह गया। तो यहां पर इन अनेक शब्दों में जो व्याकरण की दृष्टि से जो परिवर्तन हुआ, जो विकार हुआ, या जिन्हें हटा दिया गया, यही प्रक्रिया, यही विधि समास कहलाती है। गज के समान आनन वाले, न तो इन शब्दों को समास कहा जाएगा और गजानन न ही इस शब्द को समास कहा जाएगा। समास क्या है? इनके बीच में जो होने वाली प्रक्रिया है, जो विधि है, वो समास है। गजानन समस्त पद है। छह मुख वाले षडानन, छह मुख वाले षडानन। ठीक है, इसके बाद समस्त पद। समास की प्रक्रिया होने के बाद जो परिणाम मिलता है वह परिणाम समस्त पद कहलाता है। तो समास की प्रक्रिया से बना पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समास की प्रक्रिया से जो पद बनता है वह समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे राजकुमार, हिमालय, दशानन, ये सभी समस्त पद हैं। क्या है? समस्त पद या सामासिक पद। अब समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समस्त पद को पुनः पहले जैसी अवस्था में अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद उसको पूर्व स्थिति में अलग अलग कर देना, यही समास विग्रह है। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है राजकुमार, तो राजकुमार समस्त पद है। यहां पर जो शब्द राजकुमार लिखा है यह समस्त पद है। इसका विग्रह किया गया तो जो इसमें विभक्तियों का लोप हुआ था या जिन शब्दों को हटाया गया था वो वापस इसमें आकर जुड़ गए और बन गया राजा का कुमार। राजकुमार, राजा का कुमार। राजकुमार समस्त पद का जब समास विग्रह किया गया तो वो बन गया राजा का कुमार। इसी प्रकार अगला शब्द है रसोई घर। रसोई घर समस्त पद है, सामासिक पद है। राजकुमार और रसोई घर ये दोनों समस्त पद या सामासिक पद
कहलाएंगे। समस्त पद को ही सामासिक पद कहते हैं, या सामासिक पद ही समस्त पद होता है। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो यहां पर भी जब रसोई घर का समास विग्रह किया गया तो इस समय समस्त पद बनाने में जिन विभक्तियों का, जिन शब्दों का लोप हुआ था, जिन्हें हटाया गया था, वो सब वापस आकर मिल गए और बन गया रसोई के लिए घर। ठीक है विद्यार्थियों, समास में पदों का बहुत महत्व होता है। समास पदों के आधार पर ही समास को हम समझ सकते हैं। इसलिए पद, समास के जो प्रमुख पद होते हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है उन शब्दों को खंड या अवयव या पद कहते हैं। जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास होता है उन्हीं शब्दों को या तो खंड कहेंगे, या पद कहेंगे, या अवयव भी कहेंगे। जैसे अब यहां पर एक समस्त पद है, सामासिक पद है घनश्याम। तो घनश्याम सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हुआ तो बना घन और श्याम। घनश्याम शब्द का सामासिक विग्रह हो, समास विग्रह हुआ तो बना घन और श्याम। घनश्याम सामासिक पद है, समस्त पद है, इसका विग्रह करने पर घन और श्याम ये दो शब्द हमें मिल रहे हैं। अब पहला शब्द है घन और दूसरा शब्द है श्याम। तो पहला शब्द जो घन है इसे हम पहला पद, पहला खंड या पूर्व पद कहेंगे। समास में पहला पद या पहला खंड जो होता है वह पूर्व पद के रूप में जाना जाता है, पूर्व पद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा शब्द है श्याम। यह दूसरा पद, दूसरा खंड या व्याकरण की दृष्टि से समास में इस दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो समास के प्रमुख दो पद जो हैं वो है पूर्व पद और उत्तर पद। ध्यान दीजिएगा, समास में दो प्रमुख पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद कौन होता है? पहला पद या पहला खंड। समास विग्रह का पहला पद या पहला खंड उसे ही पूर्व पद कहा जाता है। उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद होता है जो समास विग्रह का दूसरा पद होता है या दूसरा खंड होता है, वह उत्तर पद कहलाता है। तो समास के जो दो प्रमुख पद हैं वह हैं पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद या पहला खंड भी कहते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद या दूसरा खंड भी कहते हैं। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम लोग अगले क्रम में बढ़ेंगे, पठन पाठन क्रम में। और आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठांक पृष्ठ संख्या 22 को पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक अपनी पुस्तक नहीं खोली है तो कृपया अब अपनी पुस्तक खोलें और पाठांक पृष्ठ संख्या 22 पर पहुंचे और मेरे साथ पठन पाठन में शामिल हो। विद्यार्थियों, यहां पर दिया गया है प्रधान पद या खंड। बताया गया है जिस पद पर अर्थ का मुख बल पड़ता है उसे प्रधान खंड या प्रधान पद कहते हैं।
अब यहां पर देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि समास में पदों का बहुत ही महत्व होता है। तो अभी आपने पूर्व पद और उत्तर पद समझा। अब प्रधान पद या प्रधान खंड और गौण पद या गौण खंड, इसको समझना है। तो जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड या प्रधान पद कहते हैं। ठीक है। गौण पद या गौण खंड किसे कहते हैं? तो जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड या गौण पद कहते हैं। जिस पर अर्थ का बल पड़ता है, मुख्य बल जिस पद पर पड़ता है वह प्रधान पद या प्रधान खंड होता है। जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड या गौण पद कहते हैं। ठीक है। इसके बाद समास के भेद। यहां पर समास के 4 भेद बताए गए हैं। समास के 4 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास है जिस समास में पूर्व पद या पूर्व खंड प्रधान होता है। अभी पूर्व पद की जिसमें प्रधानता होती है। अब पूर्व पद प्रधान कैसे होता है कि जब पद का अर्थ निकालते हैं तो जिस पद के अर्थ पर मुख्य बल पड़ता है वही प्रधान खंड होता है। तो अव्ययी भाव में जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है या पहला खंड होता है, वही उसी का अर्थ प्रधान होता है। तो जिस समास में पूर्व पद या पूर्व खंड प्रधान होता है, जिस समस्त का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है। जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है? अव्यय हो जाना। यह क्रिया विशेषण का कार्य करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है। यहां पर शब्द दिया है भरपेट। अब इसमें कौन सा समास है? इसमें समास है अव्ययी भाव। कैसे? वैसे पेट संज्ञा है, यहां पर बताया गया कि पेट संज्ञा है, इसमें विकार होता है। पेट को हम पेटों या कई पेटों हो सकता है, परंतु भर पेट अव्यय हो गया, यह भर पेटों नहीं हो सकता। हर घड़ी अव्ययी भाव है, यह हर घड़ियां या हर घड़ियों नहीं हो सकता है। तो इसलिए भरपेट अव्ययी भाव समास है। ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए बताया है संस्कृत से यथाशक्ति, आजीवन, परोक्ष, यथाक्रम, प्रतिवर्ष, प्रत्यक्ष, अनुरूप, अनुकूल, सपत्नीक, मृत्यु पर्यंत, ये शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं। अभी हिंदी भाषा से जो अव्ययी भाव समास शब्द हैं वो हैं
अनजाने, बेखटके, एकाएक, धीरे धीरे, रात भर, बार बार, पहले पहल आदि, ये हिंदी के अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। उर्दू से भी कुछ उदाहरण हैं। बेशक, दरअसल, बखूबी, हर रोज, तो ये उर्दू भाषा से अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इस समास में पहला पद अव्यय एवं प्रधान होता है। ध्यान दीजिए, अव्ययी भाव समास में पहले ही आपको बताया गया है कि जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुत ध्यान दीजिए इस पर, और यही पहचान आपको, जब इस पहचान को आप दिमाग में रखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, तो यही पहचान आपको समास पहचानने में मदद करेगी। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, इस समास में पहला पद अव्यय एवं प्रधान, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और प्रधान होता है। इसका पूरा सामासिक पद अव्यय या क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है। अब यहां पर कुछ सामासिक पद और उनका समास विग्रह दिया गया है, उस पर ध्यान दें। प्रतिवर्ष, तो इसका समास विग्रह किया गया वर्ष वर्ष यानी हर एक वर्ष, प्रतिदिन दिन दिन यानी हर एक दिन, प्रत्येक एक एक के प्रति, प्रत्येक का मतलब एक एक के प्रति, और भरपेट पेट भर, परोक्ष अक्ष के परे। तो ये कुछ सामासिक पद थे और उनका समास विग्रह था। ठीक है, इसके बाद दूसरा भेद समास का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष बराबर तत् धन पुरुष बराबर तत् का पुरुष। इसमें का कारक चिन्ह का लोप हुआ है। तत्पुरुष में तत् धन पुरुष, और तत् धन पुरुष का मतलब है तत् का पुरुष, तो का कारक चिन्ह का लोप हो गया, तो तत्पुरुष मिलकर बना तत्पुरुष। इसी प्रकार हवन सामग्री, अब है हवन सामग्री, तो हवन सामग्री में क्या हुआ, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री जो समस्त पद था उसका विग्रह किया तो बना हवन के लिए सामग्री। यहां पर के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है, समास होने पर जब समस्त पद बना तो के लिए चिन्ह का लोप हो गया और बना केवल हवन सामग्री। इस समास में उत्तरखंड या उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, अभी ध्यान दीजिए। समस्त पद जिन दो शब्दों से मिलकर बनता है, अब उनका जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो अपने दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो वो जो पहला भाग होता है, पहला खंड होता है, वो तो पूर्व पद होता है, और जो दूसरा भाग या दूसरा खंड होता है वह उत्तर पद होता है। तो इस समास में उत्तरखंड या उत्तर पद एक ही बात है, उत्तरखंड या उत्तर पद एक ही बात, प्रधान होता है। इन सामासिक पदों के अंतर्गत उत्तर पद पुरुष या सामग्री के रूप बदलेंगे, पूर्व पद के नहीं। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि उत्तर पद में या तो पुरुष होगा या किसी सामग्री का नाम होगा, तो ये इनके रूप तो बदल जाएंगे, लेकिन पूर्व पद में जो कुछ भी है उसका रूप नहीं बदलेगा। पूर्व पद
तो मात्र विशेषण के जैसे कार्य करता है। पूर्व पद विशेषण की तरह कार्य करता है और प्रधानता उत्तर पद की ही रहती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद या उत्तरखंड प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद या उत्तरखंड प्रधान होता है, पूर्व पद विशेषण के जैसे कार्य करता है। ठीक है, तो आज का अध्ययन क्रम यहीं तक। इसके आगे हम अगली पाठ योजना में पढ़ेंगे, समझेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्रम में। अगला क्रम क्या है हमारा? अगला क्रम है, यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। उसके पहले पाठांक पृष्ठ संख्या 22 को पुनः पढ़ना है, समझना है। बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण के विषय वस्तु है यह। इसके पहले आप लोगों ने संधि पढ़ा, वह भी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। समास, यह भी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो संधि और समास को बार बार पढ़िए, समझिए। तो आज आपने जो पाठांक पृष्ठ संख्या 22 पढ़ा है, इसमें आपने समास के दो पद, प्रधान पद, गौड़ पद, समास के भेद और उन भेदों में से अव्ययी भाव समास को भली प्रकार पढ़ा और साथ में तत्पुरुष समास का भी कुछ रूपरेखा, तत्पुरुष समास का कुछ परिचय आपको मिला। तो पाठांक पृष्ठ संख्या 22 को सबसे पहले आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें। इसके बाद यहां पर जो 1 से 5 तक प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखें। प्रश्न भी लिखना है और उत्तर भी लिखना है। पहले सारे प्रश्न लिख दें, फिर बाद में सारे उत्तर लिखें, ऐसा ना करें। पहले एक प्रश्न लिखिए, उस प्रश्न का उत्तर लिखिए, फिर दूसरा प्रश्न लिखिए, उस प्रश्न का उत्तर लिखिए, फिर तीसरा प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर लिखिए, फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न, फिर उसका उत्तर, अगला प्रश्न, उसका उत्तर। तो इस क्रम में लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और प्रश्न उत्तर की हेडिंग जरूर डालिए। आप लोग जब लिखते हैं इस प्रकार से, तो हेडिंग ऊपर लिख दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, और वहां पर प्रश्न संख्या 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद उस प्रश्न को लिख दिया, लेकिन प्रश्न हेडिंग आपने नहीं लिखी। अब जब आप उत्तर लिखते हैं, तो उत्तर लिखते समय भी आप उत्तर हेडिंग नहीं लिखते हैं, केवल पेन के रंग से अंतर कर देते हैं। यह ठीक नहीं है। प्रश्न और उत्तर की हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है, और प्रश्न के बाद उसका उत्तर इस क्रम में लिखें। तो प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है। प्रश्न उत्तर इस क्रम में लिखना है। ठीक है, 1 से 5 तक यहां पर प्रश्न दिए हुए हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहला प्रश्न। तो पाठांक पृष्ठ संख्या 21 को जब आप पढ़ेंगे, 21 पाठांक पृष्ठ संख्या 21 को जब आप पढ़ेंगे, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आज वीडियो में भी आपने जो पुनरावृत्ति अध्ययन की है, यदि आप उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो भी आपको इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास किसे कहते हैं? समस्त पद किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? समास के कितने
प्रमुख पद होते हैं, नाम बताइए। तो एक प्रकार से आज आपने जो पुनरावृत्ति अध्ययन में जो कुछ पढ़ा है उसे पूरा ही आपको प्रश्न उत्तर के रूप में लिखना है, समझना है। मतलब पूरा पेज नंबर 21 नहीं छापना है, जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और जितना प्रश्न पूछा गया उतना ही लिखिए, अधिक बढ़ा चढ़ा के उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।